बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं जी। कल एक और मुकाबला देखा गया जी, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का। और हमने देखा कि लाहौर कलंदर ने 5 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। ये काफ़ी दफ़ा हमने ये डिस्कशन जो है पोस्ट मैच में सुनी कप्तान की तरफ से, मोहम्मद रिजवान की तरफ से, कि जी वी आर शॉर्ट 15 to 20 रन। तो क्वेश्चन उन्हीं से यह पूछा जाएगा कि आप एज ए ओपनर आते हैं, एज ए कैप्टन आते हैं, और हमेशा आप एक स्लो इनिंग्स खेलते हैं और अपनी टीम को हारने का एक सबसे बड़ी कॉज आप खुद बनते हैं। और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप ये बात करते हैं कि जी वी वर शॉर्ट 15-20 रन, और आप पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक भी विकेट पे मौजूद रहते हैं, बट टीम आपकी हमेशा हारती चली जा रही है। तो ये आपकी पाकिस्तानी टीम में भी माइंडसेट नज़र आया और आपका ये लीग क्रिकेट में भी नज़र आया, और इसी माइंडसेट ने शायद पाकिस्तानी क्रिकेट को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया कि आप जो एक बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से, या जो एग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं, ये क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर है, ऑब्वियस है कि हमारी क्रिकेट जो है इसमें लैग कर रही है। ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इन्हीं 3-4 जो हमारे कैप्टन्स हैं जो इस PSL के, उन पे ऊपर जिम्मेदारी बनती थी। इस पे आज बड़ी डिटेल में बात करेंगे जी। और आज भी एक मैच खेला जाएगा, कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। उस हवाले से भी बात करेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है और क्या ऐसी चीज़ें उनको आज विक्ट्री के लिए करनी चाहिए। डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट पूरा PSL हमारे साथ है, वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। बस ऐसे ही आज मैंने कहा थोड़ा आज संडे है तो ज़रा अच्छा, ट्रैक सूट पहन के चलें। ज़बरदस्त जी। अच्छा उमर भाई, जो मैंने आगाज़ इंट्रो में किया है, ये तो कल कमेंटेटर को भी मैंने सुना, मैं कल ग्राउंड में भी था, और फैंस भी बड़े मायूस देखे इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की बैटिंग की वजह से। और हर मैच से पहले हम यही बात करें, आपने इस पर काफ़ी बात की है कि फ़ैन्स जो है वो एंटरटेनमेंट देखने आते हैं, वो स्कोर देखने आते हैं। बट ये कप्तान से ही मैं स्टार्ट करूँगा, ये कप्तान की क्या सोच है कि जब ग्राउंड में होता है, जब वो कर सकता है तब करता नहीं है, और पोस्ट मैच में कहता है जी वो जी 15-20 रन हमने कम बनाए हैं। तो भाई जब तुम मैच ग्राउंड के अंदर थे, तुम नहीं बनाने थे, आप ही विकेट पे आके 20 ओवर खेल के गए हैं, और बाद में आप हर मैच में कहते हैं अगले मैच में हम करें, अगले मैच में फिर वही स्टोरी आप बोलते हैं। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की अगर बात करें, पाकिस्तान का तो रोना हम रोते ही हैं, तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये इतने, वो कहना चाहिए टिमड हैं, या वो पता नहीं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं आ रहे कि इनको कुछ कह ही नहीं पाते वो, और ये अपनी मर्जी कर रहे। देखें, सबसे पहले तो इरफान भाई, जिस तरह की हम लोग पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि विकेटें उस तरह की नहीं मिल रही, हमारे क्रिकेटर उस तरह की विकेट नहीं बना रहे थे। अगर अल्लाह अल्लाह करके उस तरह की विकेट हमें मिल गई थी, और जो क्राउड चाह रहा था कि भाई हम जाके एंटरटेन हो, हल्ला गुल्ला करें, जाके टीमों को सपोर्ट करें, लेकिन जिस तरह रिजवान खेला ऊपर से, आप ये देखें कि रिजवान ने 50 कितनी बॉलों पे किया, 41 बॉलों पे, हाँ तकरीबन, ठीक है। उसके बाद उसने बूस्ट मारा है। T20 में आप 50 करने के बाद बूस्ट मारते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब T20 में एज ए ओपनर जाते हैं, आपको मैक्सिमम मैं कहता हूँ एज ए ओपनर 15 से 20 बॉल लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई विकेट का बिहेवियर कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप खेलना शुरू कर देते हैं। नहीं, लेकिन वो पता चल जाता है, लेकिन वो मैं वही बता रहा हूँ ना, लेकिन वो क्या है कि वो पहले 50 उन्होंने किया है, उसके बाद उन्होंने वो कहते हैं ना जी मारना शुरू कर दिया है। वही बात आ जाती है कि हम बहुत बोल चुके हैं कि यार ओपनर हमारे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब तो हमें भी बात करते हुए अब शर्म आना शुरू हो गई है। लेकिन उनको नहीं आ रही। नहीं, देखें उनका, देखें एज ए प्लेयर देखें, एज ए प्लेयर उनको ये सोचना चाहिए कि यार हमारे पे क्यों इतना बात, हमारे पे इतनी क्यों बात हो रही है, हम इसको क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते। अगर हम इम्प्रूव करेंगे, इसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारी फ्रेंचाइज का भी फ़ायदा है, और पाकिस्तान टीम का फ़ायदा है। तो ये अगर इस तरह का माइंडसेट लेके चलेंगे तो मुझे खुद बताएं कि इनका ऑटोमेटिकली नाम बड़े से बड़ा होता जाएगा। लेकिन ये खेल ही अपने लिए रहे तो फिर बंदा इसका क्या इस पे क्या बात करे, मुझे आप खुद बताएं। ये देखे ना, ये सब ने ये बात बोली और सारे इस बात पे कायम है कि ये जो माइंडसेट इनका है, और ये जो टिमिड अप्रोच की बात करते हैं। कल बासत अली मैं साहब को सुन रहा था, बादिल खान को मैंने सुना, मतलब हर जो एक्स क्रिकेटर है वो ये बात कर रहा है कि ये इतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हर्टिंग है, डैमेजिंग है, हम उनसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जो हमारा प्रॉब्लम है। और बोर्ड को मैं ये कहूँगा कि अगर इस माइंडसेट के साथ ये चल रहा है, चले फ्रेंचाइज लीग को तो आप छोड़ ही दे, वो तो उनका अपना पैसा लगा है, वो चाहे किसी को भी गली से उठा के खिला दे। अगर नहीं वो मान रहे आपकी, तो आपको अब चाहिए कि ऐसे माइंडसेट से, मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया उमर भाई कि इजाज़त ले लेनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना है। देखें,
आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, आप किसी को भी यहाँ पे लाके बैठाएंगे ना जिसकी नॉलेज नहीं भी होगी, आप उसको फ्री के पैसे देंगे, फ्री की एंटरटेनमेंट देंगे, ट्रैवल देंगे, वो तो खुशी से करेगा। जो बंदा यहाँ पे जिसको लाके बिठाया है, आपने उस जड़ को पकड़ना है। ऐसे ही आप सिलेक्टरों को पकड़ें, आप इन लड़कों को ना पकड़ें। इन लड़कों का तो काम है, आप ये देखें कि कल को मैंने ये लफ्ज़ बोले हैं, कल को मेरे पे भी ये बात आएगी ना, मुझे खुशी होगी। नो डाउट, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला कि सरफराज को बोलना चाहिए था, समझ रहे हैं कि सरफराज को बोलना चाहिए था कि भाई उमर के साथ ज्यादती हुई है। कल को मैंने अब ये वर्ड यूज किया तो शायद किसी प्लेयरों को, उनकी एबिलिटी को मैं बता रहा हूं, एबिलिटी उनकी इतनी है कि इससे ज्यादा वो कर ही नहीं पा रहे तो ना। सर सिलेक्टरों को पकड़े ना, सिलेक्टरों को पकड़े, सिलेक्टरों की जड़ पकड़े ना, सिलेक्टरों की जड़ पकड़े। उनको बोलेंगे भाई अगर इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है तो आप क्यों इनको लेके आ रहे हो? अगर आप इनको लेके आ रहे हो, जब बड़े मैच आते हैं तो ये कुछ करते नहीं है। छोटे मैचों में ए बी सी टीमों के खिलाफ ये स्कोर करते रहते हैं, नाम बड़ा होता जाता है जी, ठीक है। जब कोई बड़ा मैच आता है, मुश्किल कंडीशन आती है, यही आपके सारे प्लेयर एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे ही है। फिर आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा कि यार इनकी एबिलिटी यही है। ये डिपेंड करता है, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने बोला है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना इरफान भाई, वो जब तक अच्छी नहीं होगी, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारा हाल इसी तरह होता जाएगा। और ये तो एक खैर बड़ी लंबी डिबेट है। अच्छा, मेरा एक और आपसे मैच के ऊपर भी बात करते हैं, बट ये मेरा ज़रूर जानना चाहूँगा, आप भी इस सिस्टम के अंदर 15-20 साल से हैं। अब पाकिस्तान का हर क्रिकेटर आप किसी के भी नाम उठा के देख लें, उसका स्टार्ट ऐसे स्टार्ट होता है कि जी ये दुनिया में सबसे टॉप पे जाएगा और ये राज करेगा। जैसे आप और अहमद शहजाद आए थे तो उधर विराट कोहली के साथ आपको ख़ासतौर पर रिलेट किया जाता है कि जी ये इक्वलेंट है। आमिर आया तो वो तो हमारे पास दूसरा वसीम अकरम आ गया। फिर नाम लेना शुरू करें, अभी इस करंट टीम के अंदर भी बाबर है, रिजवान है, शहीन है, हसन अली है, फ़हीम है, इमाद है। ऐसे स्टार्ट हुए कैरियर के, लगता था कि ये तो शायद दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बट हमने देखा कि 5-6 2-3 साल के बाद डिप शुरू होता है और डिप फिर इतना ज़्यादा होता है कि वो स्टेबल भी नहीं रहता, डिप ही रहता है। ये वैसे क्या रीज़न है कि इन द कंट्री दुनिया के अंदर क्रिकेटर जो है वो इवॉल्व होते हैं, उनका नाम बड़ा होता है, बट इन पाकिस्तान ये नीचे जाती है? इसकी असल बेसिक रीज़न क्या समझते हैं? क्या कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद वो माइंडसेट उनका क्लियर हो जाता है, यार मैंने जो लाइफ में अचीव करना था, घर गाड़ी बंगला ठीक है, बस मैंने इतनी मेहनत करनी है? या ऊपर लोग ऐसे नहीं है मेंटोर के जो उनको ये मोटिवेट ही नहीं करते कि भाई आपकी मंजिल वो बहुत आगे है, रोनाल्डो की तरह अगर हम मिसाल देते हैं या कोहली की मिसाल देते हैं, ऐसे आपने ऊपर जाना है? पहली बात तो ये, मैं देखें यहाँ पे आपने जिनके नाम लिए, मैं किसी की भी बात नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये है कि मेरा और विराट का तो मैच बनता ही नहीं है। मैं नंबर 6 पे खेलने वाला, वो नंबर 3 पे खेलने वाला, या तो वो नंबर 6 पे आके उस तरह की परफॉर्मेंस करें। देखें क्लास की बात, मैं क्लास देखें, मैं वही बात बना, या तो वो नंबर 6 पे आके इस तरह का परफॉर्म करे, या मैं नंबर 1 पे नंबर 3 पे जाके उस तरह का परफॉर्म करूं, या मैं कंटिन्यूस खेलता रहूं ना, तो फिर होता है। ठीक है, अब जैसे वनडे में आप विराट की और बाबर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एज ए मिडल ऑर्डर और नंबर 3 पे खेलने वाला नहीं। अब वही बात आ जाती है कि भाई मैं किस बेस पे बाहर हुआ हूं। मैं यहां पे एक सवाल आपसे भी करता हूं, मैं अपनी पाकिस्तान अवाम से भी करता हूं कि मैं किस बेस से बाहर हुआ हूं, मुझे आप खुद बताएं। शायद आपने बोर्ड के खिलाफ बात की थी, आपने केस किया था? मैंने नहीं किया था, सबसे पहले उन्होंने किया था। अच्छा, तो आपने डिफेंड किया शायद? जी, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट फर्स्ट प्योरिटी है मेरी। मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नीचे नहीं होने दिया, हमेशा पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर रखा है, जो कि हमारी हमारी पाक आर्मी भी ऊपर रखती है पाकिस्तान के फ्लैग को। तो फिर अगर मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, मेरी फैमिली ने ऐसा काम नहीं किया, राइट था उसको डिफेंड करना, बिल्कुल, तो मैं क्यों ना करूं उसको, मुझे खुद बताएं। लेकिन अभी तो आपको आप ये देखें, फिटनेस की वजह से आपको बार बार ये बोलते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान भाई। आप वही बात आ जाती है ना कि किसी भी प्लेयर के बारे में कोई बूस्ट मारना हो तो भाई जो सारा सीन चल रहा है उसी तरह चलते रहो। मैं कह रहा हूं कि हाँ जी, मेरे साथ सबके फिटनेस टेस्ट लेना। मैंने तो 3-4 स्टेटमेंटों में बोला है कि जी पाकिस्तान का सारा मीडिया बुलाओ, ठीक है, जितने भी आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, और जो डिमांड है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की वो लाइव दिखाएं पूरी दुनिया पे, फिर पता चलता है। लेकिन क्या है कि किसी के लिए रूल्स डिफरेंट हैं, किसी के लिए डिफरेंट हैं। मैंने कितनी अपनी स्टेटमेंटों में बोला है
कि प्लीज खुदा के लिए सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन एक रखें। कोई ये ना देखे जी ये हमारा फेवरेट है ये नहीं है, अगर डिसीजन कर दिया है तो फिर उस पर स्टैंड तो करें यार आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मेरा वो जो क्वेश्चन है उसका भी ज़रा आंसर दीजिएगा प्लीज़, कि ये क्या रीज़न है कि हमारा जो कैरियर है वो नीचे रहता है और कांस्टेंट नहीं रहता, या ऊपर की तरफ नहीं जाता, फिर प्लेयर बनता ही क्यों नहीं है, आगे अपनी कैरियर को लॉन्ग क्यों नहीं कर पाते? सर वो शायद आपको याद होगा, मेरा मेरा ख्याल है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब विराट पे मुश्किल टाइम आया था ना, तो उनका जो कप्तान था, उनका जो क्रिकेट बोर्ड था, वो उसको कैसे लेके चले हैं। वो ये नहीं उन्होंने कहा कि भाई विराट ख़त्म हो गया, विराट अब 50 का प्लेयर रह गया। वो क्या करते थे उसके साथ कि एक सीरीज़ खिलाते थे, एक सीरीज़ उसे बिठाते थे कि भाई वो टच में भी रहे, अवाम की नज़रों में भी रहे, ठीक है, और इसकी दोबारा इसी तरह फॉर्म वापस आएगी। अब आप ये देखें कि वो जब दोबारा वापस आया है तो इस टाइम वो आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट का आइकॉन बना हुआ है। ऐसे ही उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कितनी इनकम आ रही है, एग्रीड, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये प्लेयर बनाना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, ठीक है, कि अगर हर ये पांचों फिंगर एक तरह की नहीं है इरफान भाई, कोई किसी की नेचर डिफरेंट होती है, किसी की नेचर डिफरेंट होती है। आपने उसकी नेचर के मुताबिक उसको लेके चलना है और उससे काम लेना है। उससे ये नहीं करना कि भाई तेरा तू स्टेट है तो तू गिर जा, वो नहीं गिर सकता भाई, उसको स्टेट रहने में उससे काम ले लो यार। लेकिन आप फिर उस पे अना का मसला बना लेते हो कि नहीं यार इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे जो सीनियर प्लेयर है ना, जो हमारे लेजेंड हैं, जब वो कोच बन के आते हैं वो कहते हैं कि यार असी इंज नहीं किया तो तुसी क्यों कर रहे हो भाई। आपके ख्याल में कि ये 5-7 साल में कोई हमने प्लेयर बनने ही नहीं दिया, कोई सुपरस्टार ही नहीं बनने दिया, तो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो भी इवॉल्व होते? सर देखें आप कौन से टाइम की बात करें, 5 साल कौन सा? ये अभी जो 5-7 साल के अंदर, चले 2017 से अभी तक की बात कर लेते हैं आप जी, कि कोई भी हमारा प्लेयर ऐसा नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हुई हो, जिसे हम कहें कि स्टार बन गया हो, कोई एक नाम भी नहीं हमारे सामने आता। हालांकि ये जितने मैंने लड़के नाम लिए सब ने स्टार के तौर पे स्टार्ट किया अपना कैरियर। फ़खर जमान, बाबर आजम, मैंने नाम सब के लिए पहले, फ़हीम की बात करें, माद की बात करें, शदाब की बात करें, हसन अली की बात करें, बट अब डिक्लाइन की तरफ है कैरियर। इन सब ने फिटनेस टेस्ट पास किए करते ही होंगे जो जारी बात टीम में खेल रहे हैं। आप हंस के क्यों बोल रहे हैं? नहीं मुझे, मैं तो मौजूद नहीं होता ना उधर। यही बात होती ना, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी तो मैं भी बोल रहा था कि यार ये लोग वहां पे नहीं थे जो ये बातें कर रहे हैं, सिर्फ हम 3 लोग थे। बात वही आती ना कि जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लो, किसी की बात पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे, आपने जो सवाल किया है, मुझे सिर्फ ये बता दें इस पूरे टाइम में कप्तान कौन था? बाबर ही था मोस्टली। तो फिर आपको बाबर को पकड़ना चाहिए ना, कि आपने उसको इतनी अथॉरिटी दी है। जैसे आपको भी पता है कि मैं एज ए कप्तानी पे उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एज ए प्लेयर मैं करता हूँ कि यार ठीक है उसने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एज ए कप्तान आपने उसको वनडे, T20 टेस्ट मैच की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी थी, तो किसका काम बनता था? किसका काम बनता था? ये तो बाबर का ही बनता था कि 2 टीमें बनाता, 3 बनाता, ये प्लेयर डेवलप करता। मैं तो एग्री करता हूं इस बात पे। मैं बात वही कर रहा हूं ना कि कम से कम BC टीम बना के छोड़ता, कहता जी अब मैंने क्रिकेट खेलनी है। आपने जैसे बोला कि जी बड़े सोर्सेज हैं लड़कों के पास, आपके पास आते हैं कि जी ये जब आउट होके आते हैं T20 में हमें 8 बॉलें मिलती हैं, 10 बॉलें मिलती हैं, जी जाओ जी 20 करके आओ, 35 करके आओ। तो हम कहते हैं जी हम कैसे करें, ऊपर से सारा आप कराते हो तो ये भी खुद खेल लिया करो, ठीक है। वही बात आती है ना कि आपने जो बोला कि यार ये प्लेयर्स क्यों नहीं आगे आते, तो भाई अगर ये इस तरह की चीज़ होती है, अगर आप में इतनी विल पावर है, अगर आप समझते हो कि यार हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो भाई ये मीडिया पे क्यों नहीं आ रही बात? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बतानी चाहिए ना कि भाई देखिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसका पार्ट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ और हम इस पर मुसलसल बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, ये मसाइल हमने 90s में भी देखे, हमने ये अर्ली 20s में भी देखे, 2010 से 2017-18 तक भी देखे, लेकिन प्लेयर बनते रहते थे, प्लेयर अपना नाम बड़ा करते रहते थे। यूनुस भी इसी सिस्टम से बना,
शुएब अख्तर भी इसी सिस्टम से बना, सर उस शाहिद अफरीदी भी इसी सिस्टम से बना, सर तो आप क्यों नहीं ये बन पाते? सर मैं बताता हूँ सर, मैं 2009 से मैं भी खेल रहा हूँ, जी। ठीक है। उस वक्त चाहे कुछ भी होता था ना, कुछ भी होता था कि यार ये नहीं एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। मैं पहले तो मैंने जब से टीम को ज्वाइन किया था ना, इकट्ठे ही बैठ के हम लोग खाना खाते थे, जी। नमाजें पढ़ते थे, वहीं पे हम बात करते थे, वहीं पे दस्तरखान लगता था। यकीन माने, बात यह है कि कोई भी प्लेयर होता था ना, अगर वो कुछ गलती करता था ना ग्राउंड में या वो ड्यूरिंग इस तरह की सिचुएशन में, तो कुछ सीनियर प्लेयर होता था या जूनियर भी होता था ना, अगर जूनियर बात करता था, जैसे मैंने भी सम टाइम बात की कि जी अब मैं वहाँ पे, मुझे नहीं ये करना चाहिए था, या शायद मेरे साथ शाहिद भाई थे या शुएब भाई थे, मिसबा भाई थे, ये नहीं करना चाहिए था हमें, तो शायद हम ये मैच जीत जाते। तो हम लोग इन चीज़ों को पॉजिटिव लेते थे जी। और हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट था। इसीलिए जब तक मैं खेला हूँ, ये शायद भाई नहीं 2016 तक मैं खेला हूँ, उस टाइम में आप ये देखें कि हमारे पास कितना कितना बड़ा नाम था और हैंडल उन्होंने कैसे किया, शाहिद भाई ने या हमारे उस वक्त जो कोच थे उन्होंने कैसे हैंडल किया। उन्होंने, शुएब भाई छोटा नाम नहीं है, शुएब अख्तर छोटा नाम नहीं है हमारे पाकिस्तान का, वो डिफरेंट कैटेगरी है। उन्होंने उनके मुताबिक उनसे परफॉर्म लिया है जी। यूनस भाई डिफरेंट हैं, यूसुफ भाई डिफरेंट थे, मिसबा भाई डिफरेंट थे, शुएब भाई डिफरेंट थे, कामरान अकमल डिफरेंट था, इमरान नज़ीर डिफरेंट था, सलमान भाई डिफरेंट था। उन्होंने अना का मसला नहीं बनाया बिल्कुल ऐसे कि भाई ये पहनते क्या हैं, ये इन्होंने ग्लासेस क्यों पहने हैं। वो कहते थे जो मर्जी करो, परफॉर्म करके दो, परफॉर्म नहीं करोगे तब मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। बात ये होती है, जब उसके बाद ये काम शुरू है तो वो उस वक्त यार ये पाना की शुरू करता है, गाने की सुनता है, गाने को सुनता है, टीम मैन नहीं का। वो यार अब दुनिया की जितनी टीमें देख लें, वो उन्होंने हेडफोन लगाए होते हैं, तो क्या वो टीम मैन नहीं होते? अपने अपने रिलैक्स रखने का सर हर प्लेयर को क्राइटेरिया है। देखिए, हर स्पोर्ट्समैन अपने आप को रिलैक्स कैसे रखता है वो उसको पता है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे कोई हेडफोन लगा ले, जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे म्यूजिक का शौक है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन और दुनिया साथ साथ है, ठीक है। अब मैं ग्राउंड से जाते हुए, होटल से ग्राउंड का रास्ता 40-45 मिनट्स का है जी। आप मेरे साथ बैठे हो, कितनी बातें मैं कर सकता हूँ आपसे। एंड ऑफ द डे आपको कि यार मैं मैच के बारे में सोचूं कि मैं इसकी बातों का जवाब दूं, मैं भी इसी तरह इरिटेट होता हूं। अगर मैंने हेडफोन लगाए में, तो हमारे वकार यूनुस साहब कहते थे है मुंडा टीम मैन नहीं का। अच्छा, हमारे हेड कोच हैं, है मुंडा टीम मैन नहीं का, है किसी ने गल ही नहीं करता, ना जानते ना आंदे। ये बात है करने वाली। हाँ नहीं, ये पर्सनल चीज़ों को साथ तो उसको रिलेट नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, मैच के वाले से भी थोड़ी दोबारा बात करते हैं। मिडल ऑर्डर की बात करें तो बड़ी अच्छी इनिंग्स हमें नज़र आई। जो थोड़ा सा रीज़नेबल टोटल किया वो कामरान गुलाम की इनिंग्स थी। 4 छक्के भी लगाया, 52 रन की इनिंग्स खेली, उससे थोड़ा सा लगा कि ये एक डिसेंट टोटल हो गया। बट जितना हम क्रिटिसाइज अभी मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स को कर रहे थे, साउथ शकील को भी हमने किया कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। अच्छा, एक इसमें सेकंड मेरा पार्ट क्वेश्चन का ये बनता है कि जो लड़का पाकिस्तान के अंदर T20 और ODI में भी हमें परमानेंट फीचर नज़र आ रहा है, तैयब ताहिर की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी इनके डगआउट में है, उसको भी नहीं खिलाया जा रहा और कामरान गुलाम को प्रेफरेंस दी जा रही है जो आपके ड्रॉप हो चुका टीम से। आप इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं? देखें, सबसे पहले तो जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है कामरान गुलाम ने, उसने आके जैसे अटैकिंग क्रिकेट खेली है, अगर वो ना खेलता तो शायद रिजवान पे और प्रेशर आता, तो शायद मुल्तान सुल्तान इतना टोटल भी ना कर पाती। अब सवाल ये है, जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे बोला था कि तैयब ताहिर आपका प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है नेशनल साइड का, ठीक है। अब कामरान गुलाम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है T20 में, ठीक है। अब मुझे आप खुद बताएं कि एक तरफ ये कहते हैं जी हमने PSL से लड़के लेने हैं, डोमेस्टिक से लेने हैं, ठीक है। वो डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया हुआ है, अब उसने PSL में भी उसने 2-3 इनिंग्स ऐसी खेली हैं कि उसने इफ्तिखार की भी बारी नहीं आने दी। और अगर आखिरी 1-2 ओवर्स में बारी आई हैं तो वो उसने अपने लिए नहीं खेला, वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेला, जो टीम रिक्वायर्ड थी और जो चाह रहा था वो उसने किया। अगर वो
छिक्का मारने जा रहा है उसमें आउट भी हो रहा है ना, तो वो अपने आप को ये नहीं कह रहा कि यार मैं सिंगल कर लेता, जो नॉर्मली प्लेयर करते हैं, जो नए प्लेयर करते हैं। लेकिन पता चलता है ये यहाँ से टीम मैन कौन है। बात ये है कि अब हमारे सिलेक्टरों पे एक वो कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई अगर T20 में तैयब ताहिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस तरह का परफॉर्म नहीं किया, नीचे कामरान गुलाम बैठा हुआ है, उसने उस तरह का परफॉर्म किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट तैयब ताहिर नहीं खेला। ठीक है, ऐसे ही। जहां तक मेरे सुनने में बात आती है, तैयब ताहिर को इसलिए खिलाया जाता था कि भाई बाउंड्री से थ्रो बड़ी तेज मारता है। ये तो बड़े और बड़े लड़के इस वजह से ऐसे खेल सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, बात यह है कि अब सिलेक्टरों को पूछेगा ना कोई, जब कोई इस तरह का बड़ा ब्लंडर हो जाता है टीम में, कोई बड़ी सीरीज हार जाते हैं, कोई आप कह लेंगे आईसीसी को कोई इवेंट हार जाते हैं, तो हमारे सिलेक्टर क्या करते हैं, कोई इधर को निकल जाता है, कोई इधर को निकल जाता है। फिर आप ये देखें, जब तक हमारे सिलेक्टरों का एक चीफ सिलेक्टर नहीं ना होगा। ये अगला मेरा क्वेश्चन यही था कि ये 2 साल से हम देख रहे हैं, 1.5 साल से, कि हमेशा से हमारा, ये हमने पहले भी बात की कि हर टाइम के अंदर एक चीफ सिलेक्टर होता है। बिल्कुल। और ये 3 दिन पहले भी हमने गालबन बात की थी कि सिलेक्टर शायद 1-2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, उनका फिर एक हेड हो जो चीफ सिलेक्टर हो। ये 5 बना देते हैं, इरफान कोई भाई, सिलेक्टर नहीं है। इरफान भाई असल में ना ये पाकिस्तान है, और आपको भी पता है कि जिसको ऑब्लाइज करना होना उसके लिए कोई ना कोई फ्री की सीट निकल आती जी। ठीक है, अगर आपने बना लिया तो फिर एक सीट और निकालने चीफ सेलेक्टर की। नहीं, उन्हीं में से एक को हेड बना देना, लदा के निकाल सर वो नहीं कर नाम ही देना है ना। सर वो नहीं कर सकते ना, अब ये आप भी इधर और मैं भी इधर। अभी हमने बात की है ना, ये जब थोड़ी सी और मीडिया पे चलेगी ना बात, फिर कोई ना कोई सीट निकल आएगी, कोई और ऊपर आके बैठ जाएगा। आप ये देखेंगे, आप ये बात करें अकाउंटेबल होने के लिहाज से कि कल को अगर आप मेंटोर्स हैं, मुझसे ऊपर कौन है? वहाब रियाज, उनके डायरेक्टर्स ऑफ मेंटोर्स, वो उनके हेड। ये कौन सी सीट है कब निकली है ये? वैसे निकली का तो पता नहीं, लेकिन है वो। लेकिन ये चीफ सेलेक्टर तो दुनिया में कोई कभी किसी टाइम पे हमने नहीं देखा कि ना होता हो। ये अब पाकिस्तान में हो रहा है कि कोई चीफ सेलेक्टर दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है इरफान भाई, जितनी भी टीमें खेलती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो चीफ सेलेक्टर के साथ ही चलती हैं। ऐसे ही है। और हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं चल रही, बड़ा सवाल ये है। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। कल को मीडिया की बात कर ले, बोर्ड के अंदर भी बात कर ले। कल को जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल से मैं करना चाहूंगा कि अगर जैसे स्पिनर नहीं खिलाया था इन्होंने, 4-5 सिलेक्टर ने चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर नहीं खिलाया, पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया कहता रहा स्पिनर होना चाहिए। अगर कोई चीफ सिलेक्टर होता तो सब ने उसी से पूछना था कि तू हेड था, आप ये इस सीट पे थे एज ए रिस्पॉन्सिबल, आपने क्यों नहीं किया? अब कोई था ही नहीं। अब आप कह देंगे, आप किसी भी एक इंडिविजुअल से पूछोगे ना 5 में से, वो कहेगा जी हम 5 का ये फैसला था। अच्छा, एक से पूछेंगे वो दूसरे पे डालेगा, दूसरा तीसरे पे डालेगा, आप आंसरेबल ही नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है। बात ये है कि देखें, हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जैसे हम बात करेंगे चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, स्ट्रगल किया टीम ने, ठीक है जी। चीफ सेलेक्टर जो है मोहसिन नकवी साहब, उसको पकड़ें कि सर जी आ जाएं ज़रा, मैं आपको इतना कुछ दे रहा हूँ, टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है। पहली बात तो ये है कि एज ए प्लेयर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि फ़खर बाहर हुआ था, ठीक है। अगर ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से एक सिग्नल मिल गया था कि यार प्लेयर अनफिट हो गया, ठीक है, तो आप उसकी जगह स्पिनर ले सकते थे रिप्लेसमेंट। और अगर आपको शायद याद हो, सबसे पहले स्टेटमेंट भी मैंने दी थी कि ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी जी, तो भाई आपको स्पिनर लेना चाहिए था। आप उस्मान खान को पिछले कह लेंगे 1-1.5 साल से आप ट्रेवल करवा रहे हैं, बेंच पे बिठा रहे हैं, किस लिए बिठा रहे हो भाई? उसको भेजो ना ओपनर। नहीं, वो ओपनर था ना, मैं वही बता रहा हूं ना, उसको भेजो ओपनर। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, चेयरमैन साहब ने मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन सेलेक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया, पूरा पाकिस्तान इस पर चीख रहा है, आप स्पिनर ले लें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप ऐड कर लें। उन्होंने 2 घंटे मीटिंग करके दोबारा चेयरमैन साहब को कहा कि नहीं जी, नहीं ज़रूरत, यही ठीक है टीम। तो मैं बात यही कर रहा हूँ ना, कि हमारे मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि घर में वाली साहब होते हैं, कोई गलती करता है तो हल्का सा उसको टाइट करते हैं, डांट देते हैं, कुछ भी है, ठीक है, हमारे प्लेयर्स हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को तो इतना आइडिया है कि किसको किस तरह डील करना है। अगर मोहसिन नकवी साहब उस तरह करें, कोई बुरी बात तो नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कि मैं आपको इसलिए मैं बार ये सेकंड टाइम बात आप रिपीट कर रहा हूं अपनी बात,
कि मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, जी स्पिनर ले लो। बिल्कुल। अब आप ये देखें, उसके बाद फिर मैंने एक सवाल किया था कि भाई इतनी देर के बाद आपने इमाम को वापस ले लिया है और आपने उसको इतना बड़ा मैच खिला रहे हैं इंडिया का। नहीं, अगर इमाम इतना अच्छा था तो पहले होना चाहिए था ना टीम में। बात सुन लेना, हाँ। वो जैसे भी आया इमाम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसने परफॉर्म किया नहीं किया, उसको आप एक साइड पे कर दें। आप इमाम को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इमाम को आप इतना बड़ा मैच खिला रहे हो। मैंने तब भी ये बोला था कि एज ए प्लेयर मुझे पता है कि इंसान जब कम बैक करता है तो उस पर कितना प्रेशर होता है जी। और ऊपर से इतना बड़ा मैच खेल रहा हो, आईसीसी का इवेंट खेल रहा हो, अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो अगले 3-4 साल उसको कोई हिलाएगा नहीं। ऐसे ही अगर उसने ना किया, वो कहां पे स्टैंड करेगा? मैंने उस वक्त ये सवाल किया था अपने सिलेक्टरों से भी, अपने मीडिया से भी, और उस वक्त जो कप्तान थे उस वक्त भी मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इतना बड़ा मैच करके आप लेके आए हो यार। नहीं उमर भाई, पॉइंट तो ये है कि आप जैसे देखें ना 15 कि पिछले 1-1.5 साल से आपकी बेंच स्ट्रेंथ पे ओपनर कौन कौन बैठा हुआ था? जी, भाई मैं वही उनको कह रहा हूं अंदर ना। फेंको ना यार। देखिए, आपका जो 15 का स्क्वाड होता है ना, आपकी नज़र में वो बेस्ट होता है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो ऐसे ही होता है ना जी, जो आपके बेस्ट 15 लड़के होते हैं वो स्क्वाड में आते हैं, रिजर्व में वो आएगा उनकी जगह पे अगर किसी को इंजरी हो गई है। तो जो बेंच पे बैठा हुआ है, खेलने का पहला हक तो उसी का है ना। जो बाद में स्क्वाड में आ रहा है वो तो उसकी बेंच वाली जगह पे आएगा, और जो पहले स्क्वाड के अंदर है उसका काम है, उसकी जगह बनती है कि मैच खेले। तो उस्मान खान जो यूए की कंडीशन की बात करें, या 2 साल से लेके फिर रहे थे, आप उसको सैर करवा रहे थे, तो उसकी जगह बनती थी उस मैच को खेलना। तो ना कि आपके जो बाहर से ला के बंदा करेंगे। ये तभी होगा ना जब आप किसी का चीफ सेलेक्टर होगा, आप उसको पकड़ेंगे, मीडिया उसके तक जाएगा, बोर्ड उसके पास जाएगा। लेकिन अगेन ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के करता धरता की आती है कि वो किसी को ठहराए अकाउंटेबल, बना छोड़ें, उसी से सारे पूछे। वो अब अभी और ड्रामा शुरू हो गया। वो ड्रामा ये है कि पहले जब भी कोई टीम सेलेक्ट होती थी तो आपका चीफ सेलेक्टर आता था और वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उससे सहाफ़ी सारे आते थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और वो आके क्वेश्चन करते थे। अब क्या हो रहा है लास्ट कोई साल डेढ़ से, सिर्फ मीडिया रिलीज़ आ जाती है कि ये प्लेयर है, ये आपकी टीम खेलेगी। यानी कि आप उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आप पूछ भी नहीं सकते कि कौन सा प्लेयर किस बेसिस के ऊपर आया। मुझे तो अच्छे तरीके से याद है, जितनी देर तक मैं खेला हूँ टीम में, चीफ सेलेक्टरों का काम ही नहीं होता था कि भाई प्लेइंग 11 कौन सी है कौन सी नहीं है। कप्तान और हेड कोच और मैनेजर बैठ के बनाते थे टीम। उस वक्त टीम बाहर भी आ जाती थी और प्लेयरों को पता भी चल जाता था, वो बता देते थे, हमारा टीम ग्रुप होता था। फिर बीच में ये चीज़ें बंद हुई क्योंकि टीम की चीज़ें बाहर आना शुरू होगी, मीडिया पे आना शुरू होगी। फिर क्या होता था कि जी हम ग्राउंड में जाते थे, सर्कल बनता था, उस वक्त वो टीम अनाउंस करते थे, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो कि मैं खुद बड़ा होता हूँ कि यार ये पहले टीम अनाउंस कर देते हैं, फिर आप एक किस्म का मीडिया को खुद ही एक मौका दे देते हैं कि यार ये प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा जी, ये प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा। आप प्रॉपर अपना होमवर्क तो करें। आप ये देखें कि आप, वही बात आ जाती है कि आपने बोला कि पहला चांस किसका बनता था, उस्मान खान का जी, ठीक है। अब इसी को मैं बात को आगे लेके जाऊं, उस्मान खान से पहले किसका चांस बनता था जिसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ है इरफान भाई? उन प्लेयरों पे या उन बैट्समैनों पे क्या बीती होगी कि यार हम 8-8, 9-9 साल से या 6-6 साल से, आगे सिस्टम से कहां से आ गए, 6-6 साल से हम लोग परफॉर्म करें इस मुकाम पे आने के लिए। वो बंदा वहां से आया, सीधा टीम में चला गया। आप ये देखें, इस डिसीजन से आपके डोमेस्टिक के प्लेयर कोई कंट्री छोड़ के जा रहा है, कह रहा है जी हमने वहां पे खेलना है। उस्मान के, इमाद के और आमिर के आने से जिस तरह ये सिस्टम के अंदर लाए गए, तीनों से बहुत बड़ा जोल्ट आया था। लेकिन मैं तो उससे भी अगली बात करूं कि अगर कर ही लिया सिलेक्ट आपने, सर तो फिर भी नहीं खिला रहे। सर मैं वही बात करने लगा ना कि कप्तान पे डिपेंड करता है, कप्तान पे ही डिपेंड करता है, जितनी अथॉरिटी थी उसके पास। लेकिन कप्तान पे तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो पहले कप्तान बने उन्होंने किया, जो अब भी कप्तान बने हैं वो भी सिर्फ अपनी गेम का ही सिर्फ सोच रहे हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी मैच के हवाले से मजीद बात करेंगे और जो आज मैच खेला जाएगा उस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे, थोड़ा सा लाहौर कलंदर की मैं बात भी करना चाहूँगा। उनकी जो विक्ट्रीज अब आना शुरू हो रही है, या परफॉर्मेंस की बात करें, जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग कर रहे हैं, और जो बर्डन की हम बात करते थे कि फ़खर रन ना करे तो टीम हार जाती है, सिकंदर रज़ा ने वो करके दिखा दिया।
कि उसके अलावा कि फ़खर अगर नहीं करेगा, आल्डो के मिचेल मैन ऑफ द मैच थे, 68 रन किए, बट जो क्रूशियल इनिंग्स टाइम के ऊपर आके टाइमली खेली वो सिकंदर रज़ा ने। आप उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? देखें, जैसे हम आप और मैं पिछले 3-4 शोज से बोल रहे थे, लाहौर के मैचों में बोल रहे थे कि यार फ़खर स्कोर करेगा तो मैच जीतेंगे जी, लेकिन इस मैच में अगर फ़खर ने ऊपर से थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया है तो फिनिश किसने किया? मिचेल ने और सिकंदर सिकंदर ने। रज़ा ने, जी। ठीक है, सिकंदर रज़ा ने। आप ये देखें कि वो एक कंप्लीट पैकेज बन गया हुआ है। वो कैसे बना है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उसको लीग क्रिकेट खिला खिला के, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जितनी भी जूनियर टीम्स थी पहले, जैसे अफगानिस्तान, आपको पता है पहले इतनी अच्छी टीम नहीं होती थी, जी। उनके जितने भी प्लेयर्स थे उनका क्रिकेट बोर्ड चाहे कोई सी भी लीग होती थी उनसे मैच नहीं डालता था कि भाई हमने एनओसी नहीं देनी। वो कहते थे खेलो जाके। वो अब इतने पॉलिश हो चुके हैं अफगानिस्तान वाले कि वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब सिकंदर रज़ा ने जिस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया है, फील्डर माशाल्लाह वो अच्छा है, बॉलिंग आप जब मर्जी ले आए वो कहेगा कि आओ जी मैं कर देता हूँ, वो ये पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है, बैटिंग वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। वो ये अगर मैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद मिडल ऑर्डर खेलता हूँ, अगर सिकंदर रज़ा आगे चार्ज ना करता तो लाहौर के लिए मैच जीतना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल होना था। था। उसने मिचेल पे प्रेशर आने ही नहीं दिया। अगर वो प्रेशर आ जाता मिचेल पे, अगर सिकंदर आउट हो जाता या सिकंदर थोड़ा सा टाइम ले लेता जी, तो आप ये समझ लें कि मैच बहुत दूर चले जाना था लाहौर से। लेकिन क्या एंड ऑफ द डे मैच जैसे जीता लाहौर, जी। 1 ओवर पहले मैच लाहौर जीत गया। ऐसा ही है। और इसमें अगर हम थोड़ी सी अगर मजीद बात करें तो ये हारिस रऊफ का मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि आप, हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर मैच में बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं, तो आप उनकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं कि हर मैच के अंदर 50 करवा जाना हर दूसरे मैच के अंदर? मतलब अगर आपकी इकॉनमी 10 से अबव जा रही है तो ये काफ़ी हॉरिबल साइन है आपकी टीम के लिए भी। तो ये उस पाकिस्तान हवाले के से लिए भी। पाकिस्तान के लिए भी इवन उधर को 3-4 साल से, बल्कि 4 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो रेगुलर पार्ट है। तो ये अब हारिस रऊफ का आप जो देखते हैं, जो एक उनके ऊपर टैग लग रहा है ये टेप बॉल के ही बॉलर है, बहुत ज़्यादा कल बात हो रही थी। मैं तो क्योंकि ग्राउंड में था तो लोग बड़े मायूस थे उसकी बॉलिंग से। जनरल इन जनरल मैं बता रहा हूँ, क्रिकेटिंग तो हम करते ही रहते हैं बात, तो ये कितना उनके लिए डैमेजिंग हो रहा है और लाहौर कलंदर के लिए हो रहा है ये? इरफान भाई, पहले तो आई एम रियली सॉरी टू से, आप मुझे ये बताएं कि जब इसका डेब्यू हुआ था कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था? नहीं नहीं, ये तो लाई लाहौर कलंदर अपने सिस्टम के थ्रू थे, इनको गलती किसकी है? सिस्टम की है। तो फिर आप सिस्टम को यहाँ पे बोलें, इसको नहीं बोलें। जैसे मैंने पहले बोला था, अब इसका नाम चल पड़ा है पूरी दुनिया में। अगर ये स्कोर दे रहा है, 50 करवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, या तो इसको चेंजेस लानी पड़ेंगी अपनी बॉलिंग में। ठीक है, अगर ये नहीं लेके आ रहा अच्छा और करता भी पाकिस्तान टीम में भी अगर ये इस तरह का बॉलिंग कर रहा है, वही बात आ जाएगी फिर आप या अवाम बोलेगी कि यार उमर अकमल अजहर महमूद को लेके बैठ जाता। ठीक है, तो फिर अजहर महमूद क्या काम कर रहा है इसके साथ? बिल्कुल। 3 साल से वो पाकिस्तान टीम का कोच है, तो अजहर महमूद ने इसको क्या सिखाया? लेकिन मेरा इधर ये भी बनता है कि ये आप कोचेस को तो हम रोते हैं, ये प्लेयर के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं आती है सर प्लेयर responsibility कि देखें, अपने लिए मैं वही बात बॉल करने लगा हूं बॉल ना, करे। मैं वही बात करने लगा हूं कि इसको चाहे लाहौर कलंदर लेके आया है, लाहौर कलंदर ने अपनी एकेडमी बनाई, सारा कुछ बनाया, उनका एक काम था अपना प्लेयर डेवलप करना, उन्होंने कर दिया। लेकिन पाकिस्तान टीम में आने के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। नहीं, वो सारा कुछ चढ़ गया, आपने परफॉर्म भी कर दिया, अब उसको इस प्लेयर ने भी तो अपने आप को कहीं ना गेयर तो अप मैं करना है यही ना, चीज तो ऊपर कह रहा हूं ना आना। कि इसको चेंजेस लानी पड़ेंगी। इसके अगर ये level up नहीं enhance करना लाएगा, पड़ेगा। ये अगर नहीं लाएगा, मैं आपको अभी कह रहा हूं, ये अगर समझ रहे हैं ना कि यार मैं 140 प्लस हूं या 140 प्लस हूं, मैं, ये पाकिस्तान है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ठा करके नीचे जाता है नहीं, वो player। स्किल लेवल जब तक आपकी enhance नहीं होगी मैं तो बता रहा हूं, जी। जहां 1 से 2 एक सीरीज खराब हुई, क्योंकि अब जो पीएसएल में बॉलर वापस आ रहे हैं, जैसे हसन अली आ रहे हैं, वो अली रजा है, अली रजा है, फिर उसके बाद वो नसीम शाह का भाई है उबैद शाह, वो भी 140 प्लस कर रहा है। ये सारे 140 प्लस कर रहे हैं। ये जो बात मैं आप सिर्फ यही बात करने लगा हूं कि इसको एक सीरीज और मिलनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसने ना किया ना तो सबसे पहले मीडिया ने ही शोर मचाना है। बिल्कुल ठीक है, मीडिया इसमें शोर हम कल मचाएगा। जरा डिटेल में बात करेंगे, अभी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और ये टीम में जो भी रहेगा, ऑब्वियसली जो परफॉर्म करेगा, चाहे वो बैटर हो या बॉलर हो, सबके लिए यही मैसेज है। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज ही जो मैच खेला जाएगा ज़ल्मी का
और कोयटा ग्लैडिएटर का दोनों टीमें विक्ट्री के बाद आ रही हैं। देखते हैं कौन सी टीम आज मैच जीती है, उस पर कल हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।